प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 10 के गणित विषय से करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज पाठ को पढ़ेंगे और इसी के ठीक बाद हम कक्षा 10 में हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे और लखनवी अंदाज भाग 2 को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम कक्षा 12वीं के गणित की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर हम गणित के पाठ आव्यूह को पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम कक्षा 12वीं के ही फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मुझे आशा है आप सभी ने अभी तक कॉपी और कलम उठा लिया होगा, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्यों को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। ये चैप्टर आपके गणित की किताब का 6th चैप्टर है। तो हमने त्रिभुज को कुल मिलाकर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और 6th पार्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन तथा समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर्स। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कोई सी भी दो आकृति सर्वांग सम कब कहलाती है? जब उसका आकार समान हो, यानी शेप जो है वो एक जैसा हो तथा आमाप समान हो, यानी साइज भी बराबर हो। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि दो जो हमारे पास आकृति है वो सर्वांग सम है। पर क्लास 10th में हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, यानी कि सिमिलैरिटी के बारे में। तो दो आकृतियां समरूप कब होती है या सिमिलर कब होती है? जब उसका समान आकार हो। जरूरी नहीं है कि आमाप भी समान हो। तो ऐसी आकृतियां जिनका शेप जो है वो सेम होता है, उसको हम कहते हैं समरूप आकृतियां। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो त्रिभुज लेते हैं। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? क्या इसके आकार समान है? क्या इसके आमाप समान है? आकार समान होने का मतलब क्या होता है? दिखने में दो आकृतियां एक जैसी हो। और आमाप समान होने का मतलब क्या होता है? कि उसकी सारी भुजाएं, उसके सारे कोण वो बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर रखूं, तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरे त्रिभुज ने पहले त्रिभुज को पूर्ण रूप से कवर कर दिया है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या है? इसमें समान आकार है तथा समान आमाप है। अब हम बढ़ते हैं समरूपता के ऊपर। इन दो आकृतियों को देखिए। देखने में दोनों आकृतियां एक जैसी लग रही हैं, पर अगर मैं दूसरी आकृति को पहले पर रखूं तो ये पूरी तरीके से पहली आकृति को कवर नहीं कर पा रही। तो ऐसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी होती है पर जिनका आमाप बराबर नहीं होता है, इनको हम कहते हैं समरूप यानी सिमिलर आकृतियां। यहाँ पर समान आकार होगा, यानी शेप तो बिल्कुल सेम होगा, पर जरूरी नहीं है कि समान आमाप भी, यानी इनका साइज भी बराबर हो, वो जरूरी नहीं है। तो क्या आप लोग अपने डेली लाइफ के कुछ समरूप आकृतियों के बारे में बता सकते हैं? क्या आपने गणित में और कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ा है जो आपको लगे कि वो समरूप होते हैं? चलिए देखते हैं कुछ और आकृति।
वर्ग। जितने भी वर्ग होते हैं, बड़े हो या छोटे हो, दिखने में सब एक जैसे होते हैं। इसलिए वर्ग जितनी भी हो वो सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसी प्रकार क्या आप किसी और आकृति के बारे में सोच पा रहे हैं? वृत्त। जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सबका आकार बराबर हो। यहाँ पे आप 3 अलग प्रकार के वृत्तों को देख पा रहे हैं। तीनों अलग अलग आमाप के हैं, पर दिखने में तीनों एक जैसे हैं, यानी इनका आकार बिल्कुल सेम है। इसको हम कहेंगे समरूप, यानी सभी वृत्त क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं समरूपता के बारे में और अधिक। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं कब? पहला, उनके सभी संगत कोण बराबर हो। चलिए 2 त्रिभुज लेते हैं। आप इन 2 त्रिभुज को देख पा रहे होंगे। क्या इसके संगत कोण बराबर हैं? एक एक करके देखते हैं। पहले त्रिभुज में y है तो दूसरे त्रिभुज में भी y है, यानी इस कोण का माप जो है वो बराबर है। पहले त्रिभुज में x है तो दूसरे त्रिभुज में भी x है, यानी इस कोण का माप भी बराबर है। और पहले त्रिभुज में z है तो दूसरे त्रिभुज में भी z है, तो इस कोण का माप भी बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर है। तो ये है पहला। दूसरा क्या होता है? उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो। इसका क्या अर्थ है? फिर से हम 2 त्रिभुज लेते हैं। पहले त्रिभुज में LO की लेंथ देखिए, कितनी है? 20। और दूसरे त्रिभुज में IT की लेंथ कितनी है? 40। यानी 20 में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो IT के बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले त्रिभुज की ये जो भुजा है वो 1:2 में है। इसी प्रकार पहले त्रिभुज में 15 है तो दूसरे त्रिभुज में 30 है। ये भी किस अनुपात में है? 1:2। इसी प्रकार तीसरी भुजा को अगर हम देखें तो पहले में भुजा की लंबाई है 25 तो दूसरे में भुजा की लंबाई है 50, यानी ये भी क्या है? दुगुना। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की दुगुना है, यानी पहले त्रिभुज की भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 1:2 में है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि 2 बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, यानी सत्य होना चाहिए किसी भी बहुभुज के समरूप होने के। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप 2 आकृतियां देख रहे हैं। इस आकृति में दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये वर्ग है, तो वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री। इसीलिए इसके संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहले चतुर्भुज की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे चतुर्भुज की सभी भुजाएं भी 3 सेंटीमीटर है, यानी 1:1 में है। अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है वो एक वर्ग है और दूसरी आकृति जो है वो एक आयत की है। इस आकृति में वर्ग और आयत के संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग और आयत दोनों में ही सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। इसीलिए संगत कोण तो बराबर हैं, परंतु इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वहीं आयत की ईबी भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। दूसरी ओर बीसी रेखा भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो आयत की बीसी रेखा 3 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला अनुपात 3:3.5 है तो दूसरा 1:1 है। इस प्रकार इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है, अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ हमने ये देखा कि कोण तो बराबर है पर संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप है।
दूसरे इन दोनों चतुर्भुजों को देखिए, एक वर्ग है और दूसरा समचतुर्भुज है। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं को देखिए तो वर्ग की सभी भुजाएं 2.1 सेंटीमीटर है, वहीं पर चतुर्भुज की सभी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप 2.1 में 2 से गुना करें तो समचतुर्भुज के भुजाओं के बराबर आ जाएंगे। यानी इनका जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसीलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि जो हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ा उसमें से एक स्टेटमेंट यहाँ सत्य है और दूसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, तो ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज मिली, निष्कर्ष ये है, 2 बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंधों 1 और 2 में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उसकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात 2 बहुभुज की अगर हम समरूपता देख रहे हैं तो प्रतिबंध 1 यानी कि कोण बराबर होनी चाहिए और प्रतिबंध 2 यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। किसी भी एक प्रतिबंध की संतुष्टि से हम समरूपता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी किसी एक प्रतिबंध का संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है समरूपता के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका तथा समरूप आकृति। अगली वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक प्रमेय करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक आप लोग एनसीईआरटी किताब यानी गणित के किताब की 6.1 एक्सरसाइज को हल कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यशपाल द्वारा रचित एक रचना जिसका नाम है लखनवी अंदाज को पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस लखनवी अंदाज नामक पाठ का शेषांश पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम लेखक की ट्रेन यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेखक ने जो ट्रेन यात्रा की उसमें किस किस प्रकार कि उसने दृश्य देखे और नवाब साहब से उनकी क्या क्या बातचीत हुई इत्यादि। इसके बाद हम कहानी का प्रसंग जानते हुए इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं ये पाठ जिसका नाम है लखनवी अंदाज। अब क्योंकि हम जानते थे कि जो नवाब साहब हैं वो ट्रेन पर बैठे हुए हैं और क्योंकि कोई सामान्य सा व्यक्ति आ गया है तो उन्हें झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि नवाब साहब तो बहुत रईस होते हैं और रईस लोग तुच्छ खीरा क्यों खाएंगे, यानी छोटी सी चीज जो है खीरा वो क्यों खाना पसंद करेंगे। पर नवाब साहब है, मन तो मन होता है, इसीलिए वो खीरा खाने के लिए जो है वो 2nd क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं और लेखक के आ जाने पर उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। तो लेखक कहता है कि जो नवाब साहब हैं वो कुछ खासा मिलनसार लग नहीं रहे थे और ना ही लेखक से बात करने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे थे। तो लेखक भी चुपचाप उन्हें इग्नोर करके बैठ गया। अब देखते हैं कि लेखक और नवाब साहब के बीच क्या कुछ हुआ। तो खीरे की बात हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार जो खीरा है वो एक विशेष प्रसंग है इस कहानी का और उससे संबंधित कैसे है लखनवी अंदाज, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और बनावटी जीवन शैली पर किस प्रकार लेखक ने प्रहार किया है ये भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। थाली का अर्थ होता है खाली, किफायत यानी सस्ती और मझोला दर्जा यानी 2nd क्लास, सफर यानी यात्रा। तो आइए जानते हैं।
लेखक बताता है कि किस प्रकार वो नजरें चुराकर और बैठ जाता है अपने आत्मसम्मान में। अब वो खाली बैठा हुआ है, तो खाली बैठे बैठे वो कल्पना करने लगता है, क्योंकि यह लेखक की पुरानी आदत है। लेखक बताता है कि वो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगा। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी यहां पर नवाब साहब का जो नवाबी है उसको लेखक ने बताने का प्रयास। खीरे के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताता है, अब क्योंकि अकेले ट्रेवल कर रहे हैं वो, तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि भाई नवाब की तो नवाबी अलग होती है ना, कि एक तुच्छ सी खीरे जैसी वस्तु नवाब क्यों खाएगा। तो इस पर वो जब लेखक आता है, ट्रेन में बैठता है, तो उसे बहुत ही झिझक महसूस होती है। तो इसकी कल्पना लेखक कर रहा है। आगे क्या हुआ जानते हैं, कुछ कठिन शब्द फिर उसका अर्थ समझेंगे। कनखियां यानी तिरछी निगाहें। आदाबर्स उर्दू में अभिवादन का एक तरीका होता है, आदाबर्स। और भाप लिया यानी समझ लिया। किबला यानी श्रद्धे। अब इस स्थान पर कैसे इस शब्द का प्रयोग हुआ है हम वाक्य की जब व्याख्या करेंगे तो समझेंगे। तो लेखक बताता है कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी जो लेखक है वो तिरछी नजरों से नवाब साहब को देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी बाहर की स्थिति को ध्यान से देखते रहे, और फिर अचानक से बोले, ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी सहसा एड्रेस किया, बात करना स्टार्ट किया कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी खीरा खाएंगे। तो नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तन है, पहले तो भाई नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक जब आ गए थे ट्रेन के डब्बे में तो नवाब साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद जब उनके भाव में एकदम से परिवर्तन हो गया, चेंजेस आ गए, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब लेखक ये कहना चाहता है कि जो खीरा खाना है वो एक बहुत ही आम सी बात है, और खुद वो शरीफ बनना चाहते हैं, और इसीलिए शरीफ बनने के लिए वो लेखक को जो है मामूली लोगों की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो लेखक से बात कर रहे हैं, लेखक से बात करने की पहल कर रहे हैं। तो लेखक इस पर कहता है कि लेखक जवाब देता है इस पर कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, क्योंकि नवाब साहब ने उसे खीरा खाने के लिए पूछा था। तो यहां पर लेखक उसे कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू, और आप ही खाइए ये खीरा। तो यहां पर आप देखेंगे कि लेखक ने जिस प्रकार नवाब साहब ने नवाबी तहजीब दिखाई, उसी तरह लेखक ने भी नवाबी तहजीब दिखा दी। तो यहां पर एक विशेष अनुकूल शैली का प्रयोग लेखक ने रचना में किया है। आइए जानते हैं आगे की कहानी में क्या हुआ। गौर किया यानी ध्यान दिया, एहतियात यानी सावधानी, करीने यानी विशेष तरीका यानी स्टाइल जिसे बोलते हैं, बुर्क यानी छिड़क। अब लेखक बताता है कि नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब यहां आप देखेंगे आप किस तरीके से खीरे का जो काटने का तरीका, छीलने का तरीका नवाबी अंदाज से बताया गया है। तो यहाँ पर नवाब साहब के विचार जो हैं बताए गए हैं कि नवाब साहब जब खिड़की से बाहर देख रहे थे उनके मन में क्या विचार चल रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो खीरे को काटेंगे। तो सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। कि पहले जमाने में क्या होते थे, खीरे बहुत कड़वे होते थे, तो उन्होंने क्या किया कि खीरे की गर्दन काटी यानी सिर को काटा और उसे गोदकर झाग निकाला जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाए। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बहुत ही सावधानी के साथ खीरे को छीला और काटकर उसको बहुत ही स्टाइल से तौलिए पर सजा रहे थे, जो तौलिया उन्होंने रखा हुआ था।
तो यहाँ पर देखेंगे कि खीरे को किस प्रकार वो सजा रहे हैं। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक तो नवाब साहब नवाब, ऊपर से कि उन्हें नमक और मतलब जो जीरा मिला नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो भी उन्हें मिल गई है, तो वो उसे भी डालकर जो खीरे को बहुत स्वादिष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे नवाब साहब के भाव का वर्णन करते हुए लेखक बताता है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था, स्फुरण यानी थरथराने से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पलावित हो रहा है, यानी उनके मुंह में जो खीरे के स्वाद है उसको लेकर के उनके मुंह में पानी आ रहा है, पानी भर रहा है। तो ये लेखक बताना चाह रहा है, रईस का अर्थ होता है अमीर, पनियाती यानी रसीली और तलब यानी आवश्यकता। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। यानी नवाब साहब जो खीरा काट रहे थे तो वो एक आम व्यक्ति का व्यवहार कर रहे थे। आम व्यक्ति खीरे को धोते हैं, काटते हैं, क्योंकि नवाब साहब तो अपने छोटे मोटे काम खुद करते नहीं है, पर फिर भी रईस बन रहे हैं, पर उनके पास कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वह असलियत पर उतर आए, खुद ही काम कर रहे हैं, अपना खीरे वीरे काट रहे हैं। तो आगे नवाब साहब क्या करते हैं कि लेखक को भी खीरे के लिए पूछते हैं, तो कहते हैं नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब यहाँ पर जो नवाब साहब हैं वो लेखक को कहते हैं कि खीरा खाइए, क्योंकि खीरा जो है वो एक विशेष प्रकार का खीरा है, बालम खीरा है, लखनऊ का विशेष है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, यानी लेखक का भी मन कर रहा था खीरा खाने का, लेकिन इनकार कर चुके थे और लेखक पहले ही मना कर चुका था, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने कहा थैंक यू, इस टाइम मुझे नीड नहीं है, अभी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, और जो मैदा है वो भी जरा कमजोर है। मैदा का अर्थ होता है पेट, पेट यानी आमाशय, तो वो भी थोड़ा कमजोर है, तो इसीलिए आप ही खीरा खाएं। तो यहां पर लेखक जो है साफ मना कर देता है खीरा खाने से, आत्मसम्मान के लिए। यहां तक की कहानी में अब तक हमने क्या जाना, आइए जानते हैं। हमने जाना कि नवाब साहब किस प्रकार के व्यक्ति थे, साथ ही लेखक बार बार खीरे के लिए मना क्यों कर रहा था, है ना, क्योंकि उसे अपना आत्मसम्मान बचाना था। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत रोचक लगी होगी और घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, पढ़ना वहीं से है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आव्यू यानी कि मैट्रिसेस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं से। किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय होगा। अब देखिए, इसमें मैंने पहली और दूसरी पंक्ति का परस्पर विनिमय करा है, यह पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना, जैसे कि R1 में मैंने 7 से गुना करा है। देखिए, अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में मैंने 7 से गुना करा है, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं तीसरी संक्रिया। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों
को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना। इसमें मैंने पहली पंक्ति को 2 से गुणा करा है, फिर -r2 करा है, यानी कि दूसरी पंक्ति। यह मेरा एक आव्यूह है। अब देखिए, पहली पंक्ति में मैंने यह संक्रिया लगानी है, तो होगा 2 गुणा 5 -9 यानी कि 1, और 7 गुणा 2 -11 यानी कि 3। व्युत्क्रमणीय आव्यूह AB बराबर होगा BA, जो कि बराबर होगा I के, यानी कि तत्समक आव्यूह। उदाहरण द्वारा समझते हैं। A और B 2 आव्यूह हैं। A गुणा B होगा, इसको सरल करके हमें प्राप्त होगा। अब हम देख सकते हैं कि यह एक तत्समक आव्यूह है। अब हम BA निकालेंगे, यानी कि B गुणा A। इसको सरल करने पर भी हमें एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा, यानी कि BA का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उदाहरण, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। चरण 1। पहले हम A को A के बराबर रखेंगे। अब हम इसमें I लिखेंगे, यानी कि A बराबर होगा I A के। अब देखिए, इस A में हम तत्समक आव्यूह बनाएंगे और I की जगह पे जो हमें मान ज्ञात होगा वह आव्यूह व्युत्क्रम होगा। देखिए, यहां मैंने A बराबर I A की जगह पे यह लिख दिया। हम यहाँ पर तत्समक आव्यूह बनाएंगे और हमें यहाँ पे A का व्युत्क्रम प्राप्त होगा। तो चलिए, अब हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। तत्समक आव्यूह बनाने के लिए हमें 1 0 0 1 चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 हमारे पास है। अब हमें यहाँ 2 की जगह पे 0 बनाना है। अब क्योंकि हमें तत्समक आव्यूह बनाना है, तो हम दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगाएंगे। इसके बाद हमें मिलेगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 0 मिल गया और यह संक्रिया मैंने दोनों तरफ लगाई है। अब मुझे -5 की जगह पे 1 चाहिए, यानी कि दोबारा से मुझे दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगानी होगी। इसके बाद मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 बन चुका है और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब तत्समक आव्यूह के लिए केवल हमें 2 को 0 बनाना होगा। तो पहली पंक्ति में हमने संक्रिया लगाई, यहाँ पे 0 बन चुका है और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब क्योंकि यहाँ पे तत्समक आव्यूह बन चुका है और हम जानते हैं I यानी कि तत्समक आव्यूह बराबर होता है A प्रतिलोम गुणा A के, तो इसलिए A प्रतिलोम बराबर होगा इस आव्यूह के। उदाहरण, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम A को बराबर रखेंगे I गुणा A के, तो हमें मिलेगा। तो चलिए, अब हम व्युत्क्रम निकालने के लिए तत्समक आव्यूह बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 की जगह पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि हमें तत्समक आव्यूह बनाना है। तो
हम पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में परस्पर विनिमय करेंगे। तो चलिए पहली संक्रिया लगाते हैं। ये देखिए, यह दोनों तरफ हुआ है। अब हम तीसरी पंक्ति में 3 को 0 बनाएंगे, यानी कि हमें तीसरी पंक्ति में संक्रिया लगानी है। तो हमें मिलेगा, और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब क्योंकि दूसरे स्तंभ में 1 हमारे पास है, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में हमें 0 बनाना है। तो चलिए पहली पंक्ति में बनाते हैं। यहाँ हमने 0 बना दिया और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब हम यह संक्रिया तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। यह संक्रिया दोनों तरफ लगाई है। अब हम दोबारा से तीसरी पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे, क्योंकि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जहां पे 2 है वहां मुझे 1 चाहिए। यह लगाने के बाद मुझे 1 मिल गया और यह दोनों तरफ लगाई। अब देखिए, पहली पंक्ति में संक्रिया लगाई क्योंकि मुझे -1 की जगह पे 0 चाहिए। और अब दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगेगी। ये भी दोनों तरफ लगाई है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तत्समक आव्यूह यानी कि I मिल चुका है, और हम जानते हैं I बराबर होता है A प्रतिलोम गुणा A के, यानी कि A प्रतिलोम बराबर होगा इस आव्यूह के। इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चौथा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने प्रथम अध्याय में 3 तरह के पदार्थों चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जाना था। यहाँ इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर इन चालक पदार्थों को किसी बाह्य क्षेत्र में रखा जाए तो ये चालक पदार्थ कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जब किसी चालक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये मुख्यतः 5 गुण दर्शाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। दूसरा, आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। तीसरा, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चौथा, चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। और अंत में 5वां, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को लिखा जा सकता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आइए अब इन सभी गुणों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे ही हम इस चालक को एक बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध इस चालक के एक पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। वहीं चालक के अंदर उपस्थित धनात्मक आवेश चालक के दूसरे पृष्ठ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक यानी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध होती है।
वैद्युत आवेशों का ये एकत्रीकरण तब तक होता रहता है जब तक कि चालक के अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए, जिसकी वजह से ये दोनों क्षेत्र चालक के अंदर एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाता है 0। अगला गुण है आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए हम एक परिस्थिति की कल्पना कर लेते हैं जिसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का एक स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्थैतिक स्थिति में आवेश वाहक की गति रुक जाती है, यानी अगर एक विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाएगा तो ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा या खींचेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के अनुदिश घूमना शुरू कर देगा और इस गति की वजह से एक पृष्ठीय धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये स्थैतिक स्थिति में नहीं रहेगा। यानी ये चालक स्थैतिक स्थिति में तभी रह सकता है जब इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत हो, कुछ इस तरह से। आइए अब बात करते हैं तीसरे गुण की, जो था स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक का टुकड़ा है जिसके अभ्यंतर में कुछ आवेश उपस्थित है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पहले गुण में देखा था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यानी इस चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स भी 0 ही होगा। और अगर आपको याद हो तो विद्युत फ्लक्स को हम गाउस प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, जहां पर Q गाउसियन सतह से घिरा आवेश होता है। मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर ही एक गाउसियन सतह है, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसा कि हमने अभी कहा कि किसी चालक के अंदर फ्लक्स होता है 0, यानी यहाँ पर फाई की जगह 0 रखा जाए तो समीकरण आएगी 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ इस समीकरण में देखें तो दाएं पक्ष वाली राशि 0 तभी होगी जब Q यानी आवेश 0 हो, मतलब कि सारा आवेश इस गाउसियन सतह के बाहर यानी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित होगा। अब चौथा गुण है चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसे समझने के लिए हम एक चालक के पृष्ठ पर एक आवेश की कल्पना कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यानी इस आवेश को इस पूरे चालक के अंदर या पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, यानी कि ये चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और दोस्तों, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव नियत होने की वजह से कार्य 0 होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में विभव पूरे चालक में ही नियत रहेगा। और अब आता है अंतिम गुण, जो है आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि इस चालक के पृष्ठ पर कुछ आवेश उपस्थित है, जिसकी वजह से इस पर सिग्मा, जो कि इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उपस्थित है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है, तो हम इस पृष्ठ के बहुत पास कोई बिंदु P मान लेते हैं, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर भी लंबवत होगा। अब इस बिंदु के चारों ओर एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों छोरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है।
अब अगर इस बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स को गाउस प्रमेय की मदद से प्राप्त किया जाए तो इसमें सिर्फ एक सिरा जो कि चालक के पृष्ठ से बाहर है उसी से ही फ्लक्स प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा सिरा चालक के अंदर है जहां कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं। यानी इस परिस्थिति में फ्लक्स होगा d फाई बराबर E डॉट ds और गाउस प्रमेय से इसे लिखा जा सकता है dq बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट ds। दोस्तों यहाँ पर dq पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल ds का गुणनफल होगा और इसे समीकरण में रखा जाए तो समीकरण आएगी सिग्मा ds बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E ds। अब दोस्तों ds से ds खत्म होने पर आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं जिसमें चालक के अंदर कोई गुहा यानी कोई खाली स्थान उपस्थित है। तो दोस्तों ऐसे किसी गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है, यानी ये इस गुहा में रखे किसी पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाकर रखता है और इसलिए इसे संवेदनशील सामग्री को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, जो कुछ इस प्रकार थे। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है और आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से। दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे परावैद्युत, ध्रुवण और संधारित्र तथा धारिता के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का 5वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे परावैद्युत, ध्रुवण तथा संधारित्र और धारिता को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी चालक की, जिसे हमने किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा हो और जानने थे उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी कुचालक पदार्थ को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या वो भी एक चालक के जैसे ही व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं कि जब किसी कुचालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो किस तरह से व्यवहार करता है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों परावैद्युत पदार्थ विद्युत कुचालक ही होते हैं, यानी इनके अंदर भी विद्युत प्रवाहित करने के लिए मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। अब अगर हम ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण देखें तो वो हैं माइका या फिर तेल। यानी अगर हम किसी कुचालक की तरह
किसी परावैद्युत को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखें तो वह भी ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा जैसे कि कोई कुचालक पदार्थ करता हो। अगर आपको याद हो तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कोई चालक बाहरी क्षेत्र में रखा हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के एक ओर एकत्रित हो जाते थे। तो क्या कोई कुचालक यानी कि कोई परावैद्युत जैसे कि माइका, अगर हम इन्हें किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें इस परावैद्युत पदार्थ के आणविक स्तर पर जाना होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने यह भी बताया था कि अणु दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु। तो हम एक एक कर इन दोनों ही प्रकार के अणुओं के लिए परावैद्युत पदार्थ के गुणों को समझेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी अध्रुवीय अणु वाले परावैद्युत को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है। दोस्तों, इसे समझने से पहले मैं ये बता दूं कि अध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनका कुल ध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी किसी क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई सामान्य अणु। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये अणु खिंच जाते हैं, यानी इनका नाभिक क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सभी अणुओं के अंदर एक ध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अणु अपना आबंध तोड़े बिना ही खिंच जाते हैं, और किसी परावैद्युत की ये क्षमता कि उसके अणु कितने विद्युत क्षेत्र तक बिना आबंध तोड़े काम करते हैं परावैद्युत क्षमता कहलाता है। खैर, इस स्थिति में परावैद्युत के अभ्यंतर में कोई आवेश नहीं होता, यानी यह उदासीन होते हैं, जबकि इसके दोनों पृष्ठों पर क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बन जाता है, जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा p होता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को ध्रुवीकरण कहा जाता है और परावैद्युत को ध्रुवीकृत कहा जाता है। परावैद्युत के ध्रुवीकृत होने पर, यानी उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश बनने की वजह से एक विद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत के अंदर भी बन जाता है, जिसकी दिशा आरोपित क्षेत्र के विपरीत होती है, और इसी वजह से ये आरोपित क्षेत्र को कम कर देता है। लेकिन दोस्तों, ध्रुवीकरण की वजह से बनने वाला क्षेत्र इतना नहीं होता कि वो बाहरी क्षेत्र को खत्म कर सके। इसका मान हमेशा आरोपित क्षेत्र से कम होता है, जिसकी वजह से ये बस बाहरी क्षेत्र में कमी लाता है। अब ठीक इसी तरह अगर एक ऐसा परावैद्युत माने जिसके अणु ध्रुवीय होते हैं, यानी उनका कुछ न कुछ ध्रुवीय आघूर्ण होता है, लेकिन बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये ध्रुवीय आघूर्ण यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण को शून्य माना जाता है। लेकिन जैसे ही इस परावैद्युत पर एक बाहरी क्षेत्र लगाया जाता है, इसके अणु खुद को घुमाकर बाहरी क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस पदार्थ का एक कुल द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाता है, और पहले के जैसे ही ये आघूर्ण विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। दोस्तों, इस कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है, और जिसका मान होता है P बराबर काई E गुणा E। दोस्तों, यहाँ पर काई E को वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है, और ये द्विध्रुवीय आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के आनुपातिक होता है। आइए अब समझते हैं हमारा आज का तीसरा विषय, संधारित्र तथा धारिता को। दोस्तों, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें वैद्युत आवेश को ऊर्जा के रूप में संरक्षित करने की क्षमता होती है। ये उपकरण विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय होता है।
इसमें एक पत्र पर धनात्मक और दूसरे पत्र पर बराबर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। इसके अलावा संधारित्र की आवेश को संरक्षित करने की क्षमता धारिता कहलाती है, जिसे मापा जाता है Q को V से भाग करके, यानी C बराबर Q बटे V। दोस्तों यहाँ पर C धारिता, Q संधारित्र पर आवेश तथा V संधारित्र पर विभव कहा जाता है। अगर हम इनके मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी धारिता का मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे फैराड भी कहा जाता है। यानी 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट के। दोस्तों, संधारित्रों के बारे में हम और अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा परावैद्युत पदार्थों को और देखा कि किस तरह से परावैद्युत के अंदर ध्रुवीकरण होता है, और अंत में हमने समझा संधारित्र को और देखा धारिता को कैसे मापा जाता है और इसका क्या मात्रक होता है। अगले वीडियो में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो कुछ इस प्रकार हैं: समांतर प्लेट संधारित्र और धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसे बेहद एंजॉय भी किया होगा। चलिए देखते हैं कि आज हमने इस एपिसोड में क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, सबसे पहले हमने कक्षा 10 के गणित की पढ़ाई की, जिसमें हमने त्रिभुज पाठ को पढ़ा। उसके बाद हमने कक्षा 10 के हिंदी विषय को पढ़ा, जिसमें हमने लखनवी अंदाज नामक पाठ को पढ़ा। दोस्तों, इसके तुरंत बाद हमने कक्षा 12वीं की पढ़ाई की, जिसमें हमने गणित में आव्यूह भाग 5 को पढ़ा, और फिर हमने फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पाठ को पढ़ा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कल कक्षा 10 में हम विज्ञान विषय को पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रकाश नामक पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान का पाठ वन और वन्य जीव संसाधन को पढ़ेंगे। कल के एपिसोड में हम कक्षा 12वीं में रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन नामक पाठ को पढ़ेंगे, और उसके बाद जीव विज्ञान में जीवों में जनन नामक पाठ को पढ़ेंगे। दोस्तों, अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अभी के देखे गए एपिसोड का पुनः प्रसारण ठीक 3 बजे से इकोवेशन के YouTube चैनल पर होगा। YouTube पर DigiSat इकोवेशन सर्च करके आप इस तक पहुंच सकते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।